ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, मैथ्स की हमारी क्लासेस चल रही थी और उसी के अंतर्गत लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, क्या आपका क्षेत्रफल एरिया हम पढ़ रहे थे और एरिया की क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कहने का मतलब हमारा जो एरिया का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है और जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें आपको बताने थे वो मैंने बतला दिए हैं विद द इसके माध्यम से आपको जो प्रीवियस ईयर जो आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस इन क्लासेस में सॉल्व करवा रहा हूं उसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में नहीं आया हुआ प्रश्न है। तो मैं आपको हर क्लास में बार बार बता रहा हूं कि हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हम एक तीर से दो निशाना लगाना चाह रहे हैं। कहने का मतलब हम ज्यादा क्वेश्चन भी ना सॉल्व करें, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस तो बढ़ेगी, लेकिन हमारे पास उतना समय भी होना चाहिए क्योंकि हमको सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है नहीं कि सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, हमको बाकी कुछ भी पढ़ना रहता है। तो हमको क्या करना है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश करनी है कि हमको पी वाई क्यू सॉल्व ज्यादा करें। तो उसके माध्यम से क्या होगा कि यदि आप पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी चल रहे हैं और जो व्यापम का या पीएससी की बात करें जो उनका एक पैटर्न होता है आप उसको पूरी तरीके से समझ भी रहे होंगे। यही हमारा उद्देश्य रहता है कि हम कुछ सॉल्व करें या ना करें, लेकिन हमको पी वाई क्यू जरूर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो आए हुए रहते हैं, आप बात करें जीएस में, हो सकता है कि जीएस में उनकी पुनरावृत्ति बहुत कम हो, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पास सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आते हैं पर सेम टाइप से या सेम कॉन्सेप्ट से प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्या आयतन, जो कि हमारे मैथ्स के सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। क्या वॉल्यूम अर्थात क्या आयतन, ये हमारे पूरे के पूरे मैथ्स के सिलेबस का अंतिम टॉपिक है। आने वाली 2 से 3 कक्षाओं में क्लासेस में हम इसको समाप्त करेंगे और इस प्रकार से हमारा जो पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्या देखने वाले हैं हम, आयतन। देखिए, जब हमने क्षेत्रफल स्टार्ट किया था तो क्षेत्रफल स्टार्ट करने के बाद में जब सबसे पहला शब्द जो मैंने आपको बोर्ड पर लिख के बताया था, किसकी बात हो रही है, जब हम पढ़े थे क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के समय मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल होता क्या है अर्थात एरिया क्या होता है। तो वहां पास जो पहला शब्द मैंने यूज किया था वो मैंने यूज किया था क्या, आपका द्विविमीय आकृति। कैसा, एक द्विविमीय आकृति। कहने का मतलब क्या, कैसी आकृति, कैसा शेप आपका, 2 डायमेंशनल। कैसा आपका, टू टू इसमें क्या हो, 2 डायमेंशंस हो। अब किसकी बात हो रही है, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, आयतन की। तो जब हम आयतन को शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि भाई हम किसी भी आकृति के आयतन के बारे में पढ़ें कि आयतन होता क्या है। सपोज हम क्या पढ़ते हैं, क्यूब अर्थात क्या, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, एक बेलन का आयतन, एक शंकु का आयतन, एक गोले का आयतन। बेसिकली हमारे सिलेबस का यही पोर्शन होता है। इसके अलावा जो आपका ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म हमारे सिलेबस का भाग नहीं है तो हमको प्रिज्म नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में क्या क्या है आपको बता रहा हूं। पहला क्या है आपका घन अर्थात क्या, आपका क्यूब। दूसरा है आपका घनाभ, क्यूबाइट। थर्ड नंबर पे है आपका बेलन अर्थात सिलेंडर। चौथे नंबर पे है शंकु अर्थात कोन। और पांचवें नंबर पे है पांचवें नंबर पे है गोला अर्थात क्या, आपका स्फीयर। तो ये बेसिकली 5-6 टॉपिक हमको क्या करना है, इसके अंतर्गत कवर करना है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं क्या, कि हमारा ये आयतन होता क्या है। देखिए, आयतन, तो आयतन क्या होता है कि किसी भी एक त्रिविमीय, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि त्रिविमीय क्या होता है। एक त्रिविमीय आकृति के द्वारा, एक त्रिविमीय आकृति के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप। मतलब क्या, एक ऐसी आकृति, क्या, एक ऐसी आकृति जो कैसी है, त्रिविमीय है। त्रिविमीय का मतलब क्या होता है और द्विविमीय का मतलब क्या होता है, अभी आप समझिए। देखिए क्या होता है, जैसे यहां पास बताइए, ये मैंने क्या बनाया, इस प्रकार से यहां पास मैंने क्या बनाया, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है आयत। क्या, आयत। आयत की परिभाषा क्या होती है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, एक दूसरे के, जिनकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या हो, बराबर हो और उनका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। तो यहां पास ये क्या दिखाई दे रहा है, आपको आयत दिखाई दे रहा है। यदि मैं क्या करता हूं कि यहां पास में एक आयत मैंने इस प्रकार से लिया और दूसरा आयत मैंने यहां पास में इस प्रकार से एक और ले लिया, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और ये लिया। अब मैंने ये इस भुजा को इस भुजा से जोड़ा, ये भुजा को मैंने इस भुजा से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से कि देखिए, बताइए क्या है, देखिए ये भी एक आयत है और इस आकृति को भी मैंने कैसे बनाया है, 2 आयत के माध्यम से बनाया है।
तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, इस आकृति को हम कहते हैं क्या, घनाभ, अर्थात क्या, क्यूबाइड। क्या कहते हैं, क्यूबाइड। अब देखिए, यदि आप पकड़ें कि द्विविमीय और त्रिविमीय क्या होता है, देखिए यहां पर हम क्या पकड़ रहे हैं, यहां हम देख रहे हैं क्या, आपका द्विविमीय, टू डायमेंशन, क्या इसको हम बोलते हैं 2D। और ये आकृति कैसी पढ़ रहे हैं, ये आकृति हम पढ़ रहे हैं त्रिविमीय। त्रिविमीय मतलब क्या होता है, इसमें कैसी होती है इस आकृति में 3 विमाएं होती है, 3 डायमेंशन होते हैं। देखिए यहां पास में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस प्रकार से, ये आपको एक और ये ऐसा, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, इस प्रकार से आप बोलते हो ना, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पास में कितने एक्सिस है, यहाँ पास में 2 एक्सिस है, एक्स और वाई, अर्थात यहाँ पास कितनी विमाएं हैं, 2 विमाएं हैं। अब यदि आप वहां यहां बात देखें तो इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले आपको एक एक्सिस ये दिखाई दे रहा है, इसके बाद में एक आपको ये दिखाई दे रहा है, और इसी पॉइंट से आपको एक ये दिखाई दे रहा है। मतलब किस प्रकार से बन रहा है, देखिएगा ये इस प्रकार से आपको आकृति देखने को मिल रही है। तो ये क्या होता है, देखिएगा ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। ये क्या हो गया आपका, जेड एक्सिस। तो यहां पास में देखिए इस आकृति में आपको 2 विमाएं दिखाई दे रही हैं, यहां पास में कितनी, आपको 2 विमाएं दिखाई दे रही हैं। जनरली क्या होता है, देखिए ये होती है लेंथ और ये क्या होती है, विड्थ। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं त्रिविमीय में, तो यहाँ पास में देखिए, यहाँ पास में क्या होता है, लेंथ, ये आपकी क्या है, ये आपकी लेंथ है, ये यहाँ पास में क्या है, ये विड्थ है, चौड़ाई है। और इसके बाद में ये तीसरे नंबर की आती है, इसको अपन आप बोल सकते हो हाइट, या आप इसको डेप्थ भी कह सकते हो, ऊंचाई या गहराई। दोनों के संबंध में यहाँ पर बात क्या बराबर होती है। तो यही अंतर है आपका द्विविमीय और त्रिविमीय में। द्विविमीय आकृति में कितनी विमाएं होती हैं, कितने एक्सिस होते हैं, तो आप बताएंगे 2। और त्रिविमीय में क्या होता है, यहाँ पास में 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, और साथ में क्या होती है, एक ऊंचाई भी होती है। इसीलिए जब कभी भी हम द्विविमीय आकृति की बात करते हैं तो क्या निकालते हैं, बताओ बेटा, यहां हम निकालते हैं क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, यहां द्विविमीय आकृतियों के लिए क्या निकालते हैं, हम क्षेत्रफल निकालते हैं। और जब कभी भी आपकी त्रिविमीय आकृति की बात होती है तो हम यहाँ पास में क्या निकालेंगे, यहां हम निकालेंगे आयतन। क्या निकालेंगे, यहां आयतन। अब इसके बाद में क्षेत्रफल की तो परिभाषा, जैसे कि हमने क्या है, आपका त्रिभुज के लिए देखा था, वृत्त के लिए देखा था, और क्या चतुर्भुज के लिए देखा था। तो त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल की परिभाषा अलग थी, 1/2 आधारगुणित ऊंचाई। बात करें कि आपके वृत्त के लिए, तो वहां पास में उसकी जो परिभाषा थी वो अलग थी, पाई आर स्क्वायर। चतुर्भुज के लिए क्या था, आधार गुणित ऊंचाई या लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन यहां पास में जब आप बात करोगे आयतन के लिए, तो आयतन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, यहां पास आप घनाभ के लिए बोल सकते हो कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लेकिन आयतन की परिभाषा ये नहीं होती है, क्या, आयतन की परिभाषा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई नहीं होती है। ये पर्टिकुलर अलग अलग आकृतियों के लिए, अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग होती है। सपोज यहां पास में यदि मान लो ये क्या है, आपको घनाभ, घनाभ अर्थात क्या, क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का आयतन क्या लिख दिया आपने, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहीं पास यदि मैं एक गोला बना दूं तो उसके लिए आयतन की ये परिभाषा नहीं होगी। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आयतन की बेसिक परिभाषा क्या होती है, एक आकृति द्वारा या एक त्रिविमीय, इसको आप क्या बोल सकते हो, एक त्रिविमीय आकृति के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप क्या होता है, आयतन कहलाता है। एक आकृति जिसमें 3 विमाएं शामिल हों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उस आकृति के द्वारा कुल क्षेत्रफल जो घेरा गया है, कुल क्षेत्र जो घेरा गया है, वो क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। वहीं एक द्विविमीय आकृति के द्वारा जो क्षेत्र घेरा गया है, सपोज मान लीजिए कि भाई क्या है, आपके पास में एक मैदान है, तो मैदान द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया है, तो आप क्या बताओगे, मैदान की लंबाई और चौड़ाई। यदि मान लीजिए एक पानी की टंकी है, तो आप एक पानी की टंकी के बारे में क्या बोलोगे कि उसमें कितना पानी भरा है, तो आप बताओगे कि लंबाई भी है, उस टंकी की चौड़ाई भी है, और उस टंकी की क्या, ऊंचाई भी है। तो वो टंकी क्या हो गई, वो आपकी टंकी, यदि वो उसका बेस, उसका आधार यदि एक वर्ग शेप में है तो वो क्या होगा, क्यूब, घन हो जाएगा। और यदि उस आकृति का आधार, जो उस आकृति का आधार है, यदि वो एक आयत है तो वो क्या हो जाएगा, आपका घनाभ हो जाएगा। टेंशन मत लेना, अभी मैं आपको समझाऊंगा क्यूब और आपका घन और घनाभ क्या होता है। तो बेसिकली मैंने अभी आपको समझाया क्या, आयतन। तो इतना आप नोट करिए, इसके बाद में हम देखते हैं आगे एक एक करके एक एक आकृति को, अर्थात क्या, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, उनको समझेंगे। तो अभी मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि अभी हमने क्या देखा, आयतन देखा। आयतन क्या होता है कि एक त्रिविमीय आकृति के द्वारा जो क्षेत्र को घेरा गया है वो क्या होता है, उसका आयतन कहलाता है। अब इसके बाद में हम समझते हैं एक एक आकृतियों के माध्यम से कि उन आकृतियों का आयतन कैसे निकालते हैं, क्या होता है। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो। चलो भाई, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखिए,
अधिकतर कमेंट्स आते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि सर कब तक सिलेबस होगा, कब तक सिलेबस होगा। अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, तो मैं बेशक उसने अपना गुस्सा जाहिर किया है कि सर आप लोग 8-8 दिन 10-10 दिन में क्लास लीजिए, सर क्यों डेली क्लास लेते हो। वो समझ पा रहे कि उसका कहने का मतलब क्या है। देखिए अभी क्या हुआ कि एक बात आप सबको पता है कि पिछले दिनों में क्या हुआ है कि इतनी भयंकर गर्मी पड़ी है। यदि इन 3-4 दिनों को छोड़ दें, पिछले 3-4 दिनों को छोड़ दें, तो गर्मी अपने इस स्तर पे थी कि आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको पता है, किसी दूसरे आदमी को पता है, सभी को पता है। और हुआ क्या है, क्लासेस रूम है, यहाँ पास में इतने सारे इक्विपमेंट हैं, आप सिर्फ मेरे को और बोर्ड को देख पा रहे हैं, पर इसके अलावा इसी क्लास में जो पूरा का पूरा स्टूडियो का सेटअप होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। अब क्या हो रहा है, गर्मी इतनी पड़ रही थी, बिना एसी के आप स्टूडियो में 1 सेकंड भी, मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिना एसी के मैं आप लोगों को यहाँ पास 5 मिनट भी नहीं पढ़ा सकता। यदि 5 मिनट भी यदि एसी बंद होता है तो मैं पूरा पसीने से तरतर हो जाऊंगा, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो हुआ क्या, लगातार कंटिन्यूसली एसी चलता है। एसी का जो आपका क्या कंप्रेसर है वो बाहर लगा हुआ है, बिलीव करिए पिघल गया, पूरा उसका वायर पिघल गया। बस इतनी गनीमत थी कि आग नहीं लगी। अब एसी को बनवाना था, इतनी हाई डिमांड चल रही है कि एसी को बनवाने वाले 3 दिन में आकर हमने एसी को बनाया। तो 2-3 दिन तो हमको एसी बनवाने में लग गया, और बिना एसी के क्लास लेना बिल्कुल नॉट, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। पहला कारण तो ये हो गया, ले देके एसी ठीक हुआ तो कैमरा काम करना बंद कर दिया, कैमरा ले देके ठीक हुआ तो ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड काम करना बंद कर दिया। इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के सामने यदि आप बिना एसी के 5 मिनट खड़े होंगे ना, तो यहां से इतनी हीट निकलती है बाहर, आपको इस बात का बिलीव नहीं हो पाएगा। यदि आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस लिया होगा तो आपको मालूम पड़ेगा। तो गर्मी इतनी पड़ रही है, गर्मी के चक्कर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इनको कूल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बिना एसी के संभव हो नहीं पाता है। इसीलिए लगातार टेक्निकल इशू के कारण आपकी क्लास क्या है, बीच में नहीं हो पा रही थी। और बात कर ले कि कितना सिलेबस हुआ, कितना सिलेबस बचा है। देखिए आपका बाल मनोविज्ञान कंप्लीट हो चुका है, कंप्यूटर आपका कंप्लीट हो चुका है, और बात करें मैथमेटिक्स, ये भी आपका 95% कंप्लीट हो चुका है। केवल 2 से 3 क्लास बची हैं, उसके बाद में आपका मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 55, 10, 65 नंबर, और संविधान भी खत्म हो गया है। तो करीबन आपका 70 नंबर, 100 में से 70 नंबर मतलब कितना होता है, आपका 70% सिलेबस आपका कवर हो चुका है। जब आपका 70% सिलेबस को कवर कराया जा चुका है, तो ऐसा कोई कारण बनता ही नहीं है कि जो आपका रिमेनिंग 30% उसको कवर ना करवाए। वो भी उतनी ही ईमानदारी के साथ में, उतनी ही निष्ठा के साथ में, आपको उतने ही डीपली कंटेंट के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल आप लोग निश्चित रहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। सबसे पहले हम आयतन, तो आयतन हम क्या देख रहे थे, हमने ये देख लिया था कि क्या होता है आपके यहां से आयतन क्या होता है। आपको सिर्फ अपनी तैयारी को बढ़िया रखना है। अभी आप लोग अभी आप लोग की जो भी तैयारी चल रही होगी, कितना भी आप पढ़ रहे होगे वो तो मुझको नहीं पता, लेकिन बता रहा हूं कि यदि ये समय है आने वाला, ये जून, यदि आपने जून में कितनी मेहनत करते हुए डिपेंड करता है कि आने वाले आप कितने एग्जाम को निकालने वाले हो। यदि आपकी जून की तैयारी, समझ रहे हो ना, यदि आपने मई तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है, ये जून जुलाई बहुत डिपेंड करेगा। यदि आपने जून जुलाई किसी प्रकार की लापरवाही बरती एग्जाम में अपनी तैयारी करने में, जितनी हो सकती है आपको उतनी अधिक से अधिक क्या करनी है, आपको मेहनत करनी है। यदि आपने थोड़ी सी भी इसमें लापरवाही बरती, तो फिर पता क्या होगा, अगस्त में आप ये कहोगे लोगों को, मतलब लोगों से ये बात करते आप करते फिरते रहोगे कि इस एग्जाम की तैयारी करें कि उस एग्जाम की तैयारी करें। क्यों? क्योंकि आपके पास में उस समय आधार और बेस नहीं रहेगा। इसीलिए अभी समय है, जून और जुलाई का समय है, किसी भी प्रकार से पैनिक मत होइए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बिल्कुल बकायदा समय मिलेगा। जितनी भी वैकेंसीज की आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये वैकेंसी आने वाली, वो वैकेंसी आने वाली है, भगवान करे और अधिक वैकेंसियां आए, लेकिन बिल्कुल भी चिंता मत करो, एक साथ कोई वैकेंसी नहीं होंगी। महीने भर के अंदर में सारी की सारी एग्जाम्स नहीं होंगे, धीरे धीरे करते करते जनवरी फरवरी लग जाएगा। तो पैनिक मत होइए, लेकिन तैयारी अपनी स्ट्रांग रखिए बिल्कुल, ठीक है। और घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं। देखिए क्या रहता है, हमारे जो सर्कल में लोग हैं, लगातार जो आपके बात करें कि व्यापम तक में है, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि उनसे हमको लिंक मिल रहा है तो हम आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये ऑथेंटिक जानकारी है। वैकेंसीज आएंगे, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है। लगातार वैकेंसीज आएंगी, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है। अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखिए, ठीक है। क्या कर रहे थे, देखिए हम आयतन, तो आयतन में क्या था हमारे पास में, सबसे पहला हमने आयतन को समझ लिया था। अब क्या करते हैं, हम एक एक करके एक एक आकृति को समझते हैं, और उसके अंतर्गत हम समझते हैं क्या कि उस आकृति का आयतन क्या होता है, उस आकृति का परिमाप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस आकृति को ले रहे हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं किसको, घन को। किसको ले रहे हैं, घन, अर्थात मतलब क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्यूब बनता कैसे है उसको देख लीजिए, चलिए।
पहले आइए परिभाषा में। देखिए घन की परिभाषा क्या होती है, एक त्रिविमीय आकृति, एक त्रिविमीय आकृति जिसका आधार एक वर्ग होता है। समझिएगा, एक त्रिविमीय आकृति जिसका आधार क्या होता है, एक क्या होता है, वर्ग होता है। वर्ग की खासियत क्या होती है, एक वर्ग की खासियत क्या होती है कि उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक त्रिविमीय आकृति, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ एक वर्ग बनाया, ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है। ये क्या हमने बनाया, एक वर्ग बनाया। अब इस प्रकार से क्या, देखिए यहाँ पास में एक वर्ग मैं और बनाता हूं, ये हो गया दूसरे नंबर का वर्ग। अब क्या है, इसको जोड़ दिया इस प्रकार से, तो ये क्या बन गया, ये आपका एक वर्ग बन गया। या एक काम करते हैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और स्पष्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में टूल है, टूल का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए ये हुआ एक वर्ग, और कुछ इस प्रकार से एक ये हुआ, ठीक है, और इसको हमने यहां से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया। ये थोड़ा बेहतर डायग्राम है पुराने वाले से, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, एक त्रिविमीय आकृति जिसका आधार क्या होता है, एक, जिसका आधार एक वर्ग होता है। तो यदि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक वर्ग है, और ये आकृति कैसी है, त्रिविमीय आकृति है, ठीक है। तो देखते जाइए इस आकृति की, क्या इस आकृति की आपको लंबाई दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये भी क्या है, ए। इसके बाद में ये क्या है, आपको इसकी एक, ये क्या दिखाई देगी, चौड़ाई दिखाई देगी, आप इसको ऊंचाई बोल लो। तो यहाँ पास में क्या है, ये भी क्या है, ए, और यहाँ पास में क्या है, उसकी ऊंचाई, इसको आप चौड़ा, ये आप लंबाई बोलोगे, ये क्या है, इसकी चौड़ाई ए बोल दो, और ये क्या है, इसकी आपको ऊंचाई दे रही है, क्या है, आपको ए। अर्थात एक त्रिविमीय आकृति जिसका आधार कैसा है, इसका आधार एक वर्ग है। मतलब समझना कि देखना, जैसे यदि आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, यदि आप इस बॉक्स को ऐसे देखो तो ये क्या है, एक प्रकार से ये आपको एक आयत दिखाई दे रहा है। अब यदि इस बॉक्स को आप देखें तो आपको ये ऊपर भी एक आयत है और नीचे भी एक आयत है। तो यहां पास देखिए ये क्या हो गया, इस प्रकार से कि एक ऐसी आकृति, अब देखो क्या है कि इसमें ये लंबाई भी आपको दिखाई दे रही है, ये देखो ये आपको लंबाई दिखाई दे रही है, इसके बाद में ये आपको चौड़ाई दिखाई दे रही है, देखो ये क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो ये कैसी हो गई, एक त्रिविमीय आकृति हो गई। अब देखो इसके जो ऊपर है और जो इसके नीचे वाला बेस है, जो आधार है, ये आकृति और ऊपर वाली आकृति भी कैसी है, सेम है। मतलब क्या होता है, आप देखिएगा कि ये आपका जो घन है, जो आपका क्यूब है, इसका आधार क्या है, एक वर्ग है, और यदि इसका आधार वर्ग है तो ये आकृति में सभी विमाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब एक घन की जितनी भी भुजाएं होती है वो क्या होती है, सबकी लंबाई क्या होती है, समान होती है, अर्थात ए होती है। अब हमने क्या किया था कि जब हम क्षेत्रफल पढ़ रहे थे तो क्षेत्रफल में हमने क्या देखा था, क्षेत्रफल में हमने क्या देखा था कि हमारे पास में एक आकृति का परिमाप था, उस आकृति के क्या था, एक विकर्ण हम निकालते थे, और क्या निकालते थे, क्षेत्रफल निकालते थे। तो देखिए अभी मैं आपको यहां पास में एक क्या बता रहा हूं, एक आपको परमानेंट फॉर्मूला दे रहा हूं। देखिए यहां पास जब हम क्या बात कर रहे हैं, आपके 3D की बात कर रहे हैं, मतलब त्रिविमीय आकृतियों की बात हो रही है। तो सबसे पहले समझना, एक फॉर्मूला लिखिएगा यहां पास में आप। पहला फॉर्मूला क्या आता है, इसको हम कहते हैं आपका क्या, वक्रीय पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का क्या, क्षेत्रफल। मैं बताता हूं ये होता क्या है, आप बस लिखिए केवल वक्र पृष्ठ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, या इसको कहते हैं क्या, कर्व सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। ये क्या होता है, देखिएगा ये क्या होता है, इसको लिखिएगा कि किसी भी आकृति का क्या होता है, आधार का परिमाप। क्या होगा, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणित क्या, आपके ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप गुणित क्या, ऊंचाई। ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं।
इस प्रकार से देखिएगा, ये आपको एक क्या है, बोतल दिखाई दे रही है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। ये आपके इस पैनल का क्या है, क्लीनर है। तो देखिए ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये आपको एक सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहा है। कैसा आपको एक, ये आपको सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहा है, बेलन की तरह दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिएगा कि इसमें क्या है, ये इसका आधार है, ये नीचे वाला क्या है, इसका आधार है, और ये ऊपर भी क्या है, जो नीचे आधार है वो आधार कैसा है, वो आधार ऊपर भी है। अब इसके बाद में देखिएगा, इसका ये वाला क्षेत्रफल है क्या आपका, ये जो इस प्रकार का जो इसका जो चारों तरफ का क्षेत्रफल है, मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं आपको कि यदि मैं इस नीचे के आधार और इस नीचे के आधार को छोड़ दूं, तो ये केवल मैं आपके ये वाले की बात कर रहा हूं, क्या वक्र, ये क्या है आपका वक्र की बात कर रहा हूं। मतलब आप नीचे के दोनों आधारों को छोड़ दो, बचता कौन सा पार्ट है, ये वाला भाग बचता है, आपके चारों तरफ का भाग बचता है। तो इस चारों तरफ के भाग को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात क्या आपका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। ये क्या होता है, आधार का परिमाप। इसको कैसे निकालते हैं, आधार का परिमाप गुणित क्या ऊंचाई, एच क्या यहां पास में, एच है आपका क्या ऊंचाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहां से आधार का परिमाप ओम बन गया है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आधार का परिमाप गुणित क्या ऊंचाई, ठीक है इतना क्लियर। सेकंड नंबर पे एक फॉर्मूला क्या आता है, उसको भी देखिएगा। देखो सेकंड नंबर पे क्या आता है कि अभी आपने क्या निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, लेटर सरफेस एरिया निकाल लिया। तो हमने क्या है, अभी यहां पास में दोनों नीचे के आधार को छोड़ के, दोनों नीचे के आधार को छोड़ के हमने ये वाला एरिया निकाल लिया। अब क्या निकालना है कि हमको यदि इसको भी शामिल करना है, ये नीचे का आधार है इसको भी शामिल करना है, और ये जो ऊपर का आधार है इसको भी शामिल करना है। कहने का मतलब ये है, मान लो कि आपके पास में ये बोतल है, इस बोतल में आपको कपड़े का एक कवर चिप लगाना है, इसके चारों तरफ आपको कपड़े कवर लगाना है। तो यदि आपने कपड़े कवर कैसा लगाया, ये ऊपर का भाग छोड़ दिया, नीचे का भाग छोड़ दिया, और बाकी आपने पूरे बोतल में एक कवर लगा दिया। तो यदि आपको जो कपड़ा आप इसमें लगा रहे हो, तो वो कपड़ा क्या कहलाएगा, इस बोतल का पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इस बोतल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। और यदि आपको एक कपड़ा लेना है और इस पूरी बोतल को ढकना है, तो जो कपड़े का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इस बोतल का क्या कहलाएगा, आपका संपूर्ण पृष्ठ का या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दूसरा क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात क्या होता है, इसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, इस फॉर्मूले के माध्यम से यदि आपको एग्जाम में क्यूब का, क्यूबाइड का, सिलेंडर का कोई भी यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है कि भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, या आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपको नहीं याद आ रहा है, लेकिन यदि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप एग्जाम में बस खाली 2-5 सेकंड के अंदर में आप किसी भी आकृति का फॉर्मूला को अपने माध्यम से जनरेट कर सकते हो। तो देखो पहला क्या हो गया कि आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, जो भी आकृति है उसके आधार का परिमाप। जैसे आपके यहां पास में क्या है, घन है, घन के आधार का आधार क्या है, घन का आधार क्या है, बोलो, यहां पास घन का आधार एक वर्ग है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके आधार का परिमाप गुणित क्या ऊंचाई। सेकंड नंबर पे क्या पढ़ रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा बताओ मेरे को, यदि मान लो कि मेरे को इस पूरे बोतल को एक कपड़े से ढकना है, मेरे को इस बोतल के लिए कपड़े का कवर बनाना है, तो जो कपड़े के कवर, जो इसमें आप कपड़ा लगाओगे, उस जो कपड़े का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इस बोतल के लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो पहले क्या कर रहा था, देखना, जब मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहा था तो मैंने ऊपर और नीचे वाले भाग को छोड़ दिया था, सिर्फ मैं इस भाग का निकाल रहा था। तो क्या था, आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था। वक्र का मतलब क्या, ये कर्व में है, देखो ये कर्व में है ना, तो ये क्या, कर्व सरफेस एरिया। अब यदि मैं पूरे का निकालना चाहता हूं तो बताओ मैं क्या करूंगा कि मतलब जब मैं इस पूरे का, आपको इस पूरी आकृति को कपड़े से ढकना चाहूंगा, अर्थात क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालूंगा, तो मेरे संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कर्व जो आपका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो तो पहले से शामिल हो जाएगा ना, यदि मेरे को इस पूरी बोतल को ढकना है। तो इतना तो मैं इसको ढक ही चुका हूं, बचा कितना भाग, ऊपर का और नीचे का भाग बचा। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें यहां पास में कर्व सरफेस एरिया, ये क्या है देखिएगा यहां पास में ना, ये क्या है, इसको कर्व सरफेस एरिया को क्या बोलते हो आप, CSA बोलते हो, या तो क्या बोलोगे आप इसको LSA। ये दोनों ही बातें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये दोनों का अर्थ क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। तो ये क्या हो गया कि जब आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उस संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में पहले आप क्या निकाल चुके हैं, उस आकृति का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, कर्व एरिया आप निकाल चुके हैं।
तो ये आपने लिख दिया। अब क्या लिखोगे, अब आप यहां लिखोगे प्लस 2 गुणे क्या, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। बोलो क्या, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। बहुत ध्यान से नोट करना फॉर्मूले को। क्या हो जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, ये जो आपने निकाला है, प्लस क्या होगा 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। अभी बस आप लिख लो, फिर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। ये आपने लिख लिया इतना। अब यहां पास में 3rd नंबर का मैं फॉर्मूला इसको हटा के लिख रहा हूं ऊपर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 3रे नंबर पे। अब क्या निकाल रहे हैं हम, आयतन। तो देखिए आयतन अर्थात क्या, आपका वॉल्यूम। इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला समझना, इसके लिए क्या होता है, ये होता है आपका आधार का क्षेत्रफल। क्या, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या, ऊंचाई, गुणे क्या, ऊंचाई। ये क्या हो गया आपका आयतन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। इन 3 फॉर्मूलों के माध्यम से आप घन का क्या नोट करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने 3 फॉर्मूले देखे, ये जो आपने 3 फॉर्मूले देखे हैं, इन फॉर्मूलों के माध्यम से आप किस किस का निकाल सकते हो, आप इसके माध्यम से घन का निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप घनाभ का निकाल सकते हो, और इसी फॉर्मूले के माध्यम से किसका निकाल सकते हो आप, बेलन का। अर्थात क्या, यहां से आप इसको क्या कहते हैं, सिलेंडर। अभी मैं आपको आगे बतलाऊंगा। तो क्या हो गया कि इन 3 फॉर्मूला का प्रयोग करके आप घन का, घनाभ का और बेलन का क्या निकाल सकते हो, आप उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अर्थात संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और क्या, आयतन। ध्यान में रखिएगा, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप शंकु का और गोले का आयतन या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। ये जो 3 फॉर्मूले हैं किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, ये आपके घन के लिए, घनाभ के लिए और बेलन के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। तो इन फॉर्मूलों को आप नोट करिए और फिर देखिएगा कि मैं इन फॉर्मूले के माध्यम से कैसे घन, घनाभ और आपके बेलन के आयतन को निकाल के दिखाता हूं। और ना केवल बेलन के आयतन को, बल्कि क्या, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को। ठीक है, तो इतना आप पहले नोट कर लें। चलिए, है इतना क्लियर यहां तक? तो आओ, हम क्या समझ रहे थे देखना। अभी आपने जो फॉर्मूला देख लिया, उस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं पहला क्या, आपका यहां से घन अर्थात क्या, क्यूब। तो चलिए एक बार फिर से क्यूब बनाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से एक बक्सा बना इधर, और ये एक दूसरा। ठीक है, ये लो जी। अभी बताइए कि मैंने आपको क्यूब की परिभाषा क्या बताई थी, कि एक त्रिविमीय आकृति जिसका आधार क्या होता है, वर्ग होता है। नोट करिएगा कि जो आपका क्यूब बन रहा है, इसका आधार कैसा है बेटा, बताओ इसका आधार कैसा है। इसका आधार एक क्या है, क्या है, वर्ग है। और वर्ग की क्वालिटी क्या होती है, उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो नोट करिएगा कि जो आपका क्यूब होता है, इसमें क्या होते हैं, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी। मतलब इसकी जितनी भी आपकी भुजाएं होंगी, उन भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, एक समान होती है। तो ये क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्यूब दिखाई दे रहा है। अब देखो इसमें ये क्या है, इसको ये जो उसकी लंबाई है a, इसके बाद में यहाँ जो इसकी चौड़ाई है ये भी क्या है a, और ये जो आपको ऊंचाई दिखाई दे रही है ये भी क्या है, यहां से बोलो, ये भी क्या है a। तो ये तीनों क्या हो जाएंगी, a, ये सभी क्या है, समान हो जाएंगे। अब हमने जो पिछले अभी हमने पहले क्या देखा, इसका फॉर्मूला देखा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, देखिए अभी मैं यहां लिखूंगा CSA। अब मैं बार बार यहां पास में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखने वाला। ठीक है, तो क्या है CSA, या तो इसको आप क्या कहते हो, LSA, लेटरल सरफेस एरिया, बराबर क्या हो जाएगा, बताओ क्या देखा था आपने, इसका सूत्र, इसका क्या था फॉर्मूला, कि जो भी आकृति आप बना रहे हो उसके आधार का परिमाप। बताओ हमारे जो आकृति क्या है, घन का आधार क्या बताया मैंने आपको, घन का आधार क्या होता है, एक वर्ग होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, बोलो, वर्ग का परिमाप क्या होता है, उसकी समस्त भुजाओं का योग होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखो ये क्या निकालते हैं, आधार का, फिर से लिखता हूं फॉर्मूला को, आधार का परिमाप गुणित क्या, यहां से बोलो ऊंचाई, क्या, ऊंचाई। आधार क्या है बताओ, हमारी इस आकृति का आधार क्या है, वर्ग है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए, ये होता है। इसके बाद में ऊंचाई क्या है बताओ, यहां से ये आपकी आकृति में ऊंचाई क्या है, यह लंबाई भी a है, चौड़ाई भी है, और ऊंचाई भी क्या है, a ही है, समान है।
तो ये क्या हो गया इंटू ए, तो कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 4a²। तो ये क्या हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया 4a²। इसके लिए घन के लिए अर्थात क्यूब के लिए। सेकंड नंबर पे आइए नोट करिए, अब क्या देख रहे हैं हम, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्या देख रहे हो आप, क्षेत्रफल। और एक बात बहुत ध्यान में रखना, ये आपने क्या निकाला है बोलो, इसके अंतिम में क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, इस ए का मतलब क्या है, यहां पास ये जो आपका ए लिखा है ये क्या है ए, ये क्या निकाल रहे हो आप, संपूर्ण पृष्ठ का, ये क्या है आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या निकाल रहे हो, क्षेत्रफल निकाल रहे हो। तो बताइए यहाँ पास में जो 4a² है, इसकी इकाई यूनिट क्या होगी, ये इसकी यूनिट क्या होगी, सपोज मान लीजिए जो भी इसकी इकाई होगी, मान लो मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या आपका यदि सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पास ये कंफ्यूज मत होना कि ये मीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो भी क्वांटिटी आपको दी हुई है उसका क्या होता है, वर्ग होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या निकाल रहे हैं, अभी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, अभी आयतन नहीं निकाल रहे हैं। अब आप ध्यान देना यहाँ पास में क्या, सेकंड नंबर पे क्या देख रहे हो आप, टोटल सरफेस एरिया। इसकी आपको मैंने क्या बताया थी परिभाषा, या क्या था फॉर्मूला, कि कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, चलो एक काम करो लिखता हूं फिर से फॉर्मूला, ये क्या है आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू, बोलो आगे क्या लिखूं, आधार का क्षेत्रफल। क्या, आधार का क्षेत्रफल। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, यहां से कर्व सरफेस एरिया कितना है 4a² है, प्लस 2 इंटू आधार क्या है, आधार क्या है, एक वर्ग है, एक क्यूब का आधार क्या होता है, वर्ग होता है। तो यहां पास में एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी दोनों भुजाओं का गुणनफल होगा, अर्थात कितना a²। तो ये क्या हो जाएगा यहां से इसका 2a²। अब ये कितना देखो 4a² और 2a² कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा आपका 6a²। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया बोलो, 6 कितना आ गया 6a²। ये हुआ आपको क्लियर, ये हमारा दूसरे नंबर का फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की, क्या हो जाएगा बताओ, यहां से थर्ड नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका आ रहा है क्या आयतन। और बोलो आयतन के लिए मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, कि जो भी आपका आधार है, क्या बेटा, आधार गुणित क्या होता है उसका ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल, क्या, आधार का क्षेत्रफल और गुणित क्या, ऊंचाई। तो एक घन का आधार क्या है, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, एक घन का आधार क्या है बोलो, वर्ग है, और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है। बोलो क्या होता है, a² होता है। तो ये कितना हो गया, यहां से a² हो गया। इसके बाद में ऊंचाई कितनी है बताओ मेरे को, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यहाँ a है, लंबाई भी a है और चौड़ाई भी क्या है, a है। तो a² इंटू a कितना हो जाएगा बोलो, यहां से a³ कितना हो जाएगा, a³। तो एक घन का, एक क्यूब का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, a³। कितना हो गया, a³। ये नोट कर लो। तो ये क्या हो गया आपके एक घन के लिए क्या हो गया, उसका कर्व अर्थात क्या, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, और क्या हो गया आपका आयतन। आयतन का मतलब क्या, आपका वॉल्यूम। इतना आप नोट कर लो। चलिए यहां तक यदि आपको क्लियर हुआ होगा, तो अभी यहां से एक चीज और देखते हैं, हमने क्या निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और क्या देख लिया, वॉल्यूम देख लिया। अभी आपके एग्जाम में ना एक क्वेश्चन बनता है, उसको समझना। क्या, देखिए इस प्रकार से क्या कर लिए, एक हमने डायग्राम लिया और ये एक और ले लेते हैं वर्ग को, ठीक है, ये लाइन यहां मिलाया, इसको इधर मिलाया, ये और ये क्या बन गया हमारा, एक क्यूब बन गया। अब इसमें क्या करता है, इसमें आपको 3-4 लॉजिक को समझना है। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ये इसे हम क्या कहते हैं आपको पता है, इसे हम कहते हैं क्या, वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में आपका होगा क्या, शीर्ष। कि एक घन में, एक क्यूब में कितने शीर्ष होते हैं, कई बार प्रश्न ये बनता है एग्जाम में। इसके बाद से आपसे पूछ सकता है कि एक किसमें, एक क्यूब में अर्थात एक घन में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एज, अर्थात क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं किनारा। क्या, कि एक घन में कितने किनारे हैं, एक एग्जाम में पूछ लेता है। और इसके बाद में बताओ एक चीज और बनती है, वो क्या बच गया, वो देखिएगा, इसके बाद में एक और बचता है,
तो देखना मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सरफेस, या इसे कहते सरफेस नहीं, इसे आप क्या होगे क्या, फेस। फेस इसका मतलब क्या होता है, फलक। अभी देखो ये जो मैंने आपको तीन चीजें बतलाई, तो समझना आपको मैं बता रहा हूं इसके माध्यम से। ये क्या है, आपको एक घनाभ की आकृति है, ये क्या है, एक प्रकार का घनाभ है। क्यों? क्योंकि इसका जो आपका जो आधार है वो कैसा है, वो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, आपका एक घनाभ हो गया। ठीक है, घन और घनाभ में कंफ्यूज मत होना, लेकिन जो इसमें जो तीन पॉइंट मैंने आपको बतलाए, एक होता है वर्टेक्स, एक होता है एज अर्थात क्या, किनारा, और एक क्या होता है फेस। तो देखना, सबसे पहले बता रहा हूं कि आपको फेस क्या होता है। फेस क्या अर्थात क्या, फेस का मतलब क्या, फलक। ये क्या होता है, फलक। इसके बाद में ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है क्या, ये वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं, किनारा। सिर्फ इस लाइन की बात हो रही, केवल ये लाइन, ये क्या हो गया, किनारा। और ये क्या है, जो आपको ये जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये जो आपको उभरा हुआ एरिया दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ये जो एरिया जो गढ़ रहा है, ये क्या कहता है, ये कहलाता है आपका शीर्ष या वर्टेक्स। तो ठीक है, तो यहां से क्या क्लियर हुआ, देखिए ये क्या हो गया, आपका शीर्ष हो गया, ये क्या हो गया, आपका फेस हो गया, और ये क्या हो गया, यहां से इसको हम बोलते हैं क्या, एज या किनारा। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनता है, तो पहले आप वो देखिएगा। सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि दी हुई आकृति में फेस कितने हैं, फिर आपसे पूछ लेगा कि उसमें क्या, उसमें एज कितने हैं, या आपसे उसमें पूछ लेगा कि उसमें वर्टेक्स कितने हैं। क्या, वर्टेक्स। फेस का मतलब क्या होता है, फलक, उसमें कितने फलक हैं। ठीक है, एज का मतलब क्या होता है कि उसमें कितने क्या है, किनारे हैं, किनारा कितना है आपकी दी हुई आकृति में। इसका मतलब क्या होता है, शीर्ष। तो देखिए इन तीनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको उस फॉर्मूले को देख लेना है। देखो सबसे पहले क्या देखना है आपको, शीर्ष। तो शीर्ष के लिए क्या होता है, देखो फॉर्मूला इसके लिए होता है 2n। क्या, शीर्ष के लिए फॉर्मूला होता है 2n। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है आपका, यहां से आपका आता है क्या, आपको देखो ये क्या हो गया 2n। इसके बाद में आपको क्या निकालना है, किनारा, एज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा, देखते आइए, ये कितना हो गया किनारा, और फेस होता है आपका n+2। ये क्या हो गया आपका फेस, कितना हो गया, n+2। और इसके बाद में आपका जो वर्टेक्स आपने देख लिया 2n। अब क्या बच गया हमारे पास में, बच गया नंबर ऑफ एजेस। देखो वर्टेक्स में क्या था, 2n था, और आपके फेस में क्या था, n+2 था। और ये जो आपका बचता है किनारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3n। तो ये आपको इतना रखना कि किसी भी दी हुई आकृति में, और किस किस आकृति के लिए बात करेगा, बेसिकली घन घनाभ के लिए बात करेगा, कि एक घन या घनाभ में कितने एज हैं अर्थात कितने किनारे हैं, कितने शीर्ष हैं अर्थात कितने वर्टेक्स हैं, और कितने इसमें क्या है आपके फेस या फलक हैं। और क्या बच गया आपका, वर्टेक्स, शीर्ष, किनारा, फेस। ठीक है, ये तीनों ही आपसे पूछ सकता है। तो कितने फेस होते हैं, तो n+2 होता है। कितने किनारे होते हैं, तो 3n होता है। और कितने शीर्ष होते हैं, तो क्या होगा, यहां पर आप लिखोगे 2n। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि यहां पास में n क्या है, ये आपका n क्या है। सबसे देखो, ये तो आपने याद रख लिया तीनों फॉर्मूलों को। तो वहां यदि आपसे पूछ ले कि भाई वो n यहां पास में क्या है, तो याद रखना कि यहां पास में ये n क्या है, कि दी हुई आकृति का, जो भी आपको आकृति दी है, दी हुई आकृति की भुजाओं की संख्या, दी हुई आकृति के आधार, बेस में, दी हुई आकृति के आधार में, आधार की भुजाओं की संख्या। क्या, दी हुई आकृति के आधार के भुजाओं की संख्या। यदि आप अभी किसका निकाल रहे हो, क्यूब का निकाल रहे हो। क्या है, यदि मान लो आप इसका निकाल रहे हो, क्यूब का निकाल रहे हो, तो क्यूब में बताइए, एक क्यूब में, एक घन में, इस आकृति का आधार क्या होता है, इसका आधार क्या होता है, एक क्या होता है, वर्ग होता है। एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो बताओ यहां से आपका n बराबर कितना आ गया, यहां से n बराबर 4 आ गया। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्यूब के लिए। तो क्यूब का आधार क्या था, वर्ग, और वर्ग की भुजाएं कितनी है, 4। तो n बराबर कितना आ गया, 4। तो अब आप बताओ मेरे को कि एक किसके लिए, बोलो, एक क्यूब के लिए, एक क्यूब में कितने फेस होंगे। तो आप क्या बताओगे, बताओ यहां से n बराबर कितना है, 4। तो 4+2 कितना हो गया, यहां से 6। तो एक घन में कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। एक घन में कितने किनारे होंगे, तो आप क्या करोगे, 3 × 4 बराबर कितना हो गया, यहां से 12। एक घन में
कितने किनारे होंगे? तो 12 किनारे होंगे। विश्वास नहीं होता हो तो कोई भी एक इस प्रकार की आप आयत या घन की टाइप की आकृति को लेकर देख लीजिएगा और काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके बाद में देखोगी किनारा, देखो मैं काउंटिंग करता हूं, किनारे कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और पीछे वाला 12, तो 12 है। आप इस किनारे को काउंटिंग कर सकते हो। काउंटिंग करते समय इसको भी आपको काउंट करना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी क्या है? एक किनारा है। ये भी क्या है? एक किनारा है। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे किनारे? एज कितने हो गए? 12 हो गए। इसके बाद में आपका शीर्ष कितने होते हैं? तो 2 गुणे क्या बताओगे आप यहां से? 4 बराबर कितना हो गया? 8। इस प्रकार से आपका जो आकृति है क्या है? क्यूब। तो एक क्यूब के लिए कितने फेस या फलक होंगे? 6। किनारे कितने होंगे? 12 और शीर्ष कितने होंगे? 8। ठीक है, और हमने n कैसे निकाला? यहां से हमने n कैसे निकाला है? n यहां से हमने n कैसे निकाला है कि जो भी आकृति है उसका आधार क्या है, उस आधार में कितनी भुजाएं हैं, तो वो क्या होगी? n बराबर उतनी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्या देख लिया आपने। और ये जो आपने भी निकाला फलक नंबर, अब क्या आपने यदि जो आपने फलक निकाले, ये जो आपने किनारे निकाले और यहाँ जो आपने शीर्ष निकाला, ये घन और घनाक के लिए इनकी संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में एक चीज और बच गई है आपके अभी, क्या? क्यूब में ही, अर्थात क्या घन में ही एक पॉइंट और बचा हुआ है, उसको भी नोट करिएगा। देखो क्या है, ये एक घन है। अब सपोज करो कि आप जिस कमरे में बैठे हो वो कमरा कैसा है? एक प्रकार का घन है। मतलब क्या कि उस कमरे की लंबाई, बोलते हैं ना 10 बाई 10 का कमरा है, यदि उस कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर है, तो वो कमरा कैसा होगा? वो कैसा? घनाकार कमरा होगा। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है, देखिए हम जब आयत पढ़ रहे थे या वर्ग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या है? उसके विकर्ण देख रहे थे, तो विकर्ण तो यहां भी आएगा। तो एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है? देखिएगा, एक घन के लिए क्या? एक घन का विकर्ण, तो इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि एक कमरे में एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी क्या? एक रॉड की लंबाई, क्या? कि एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबे रॉड की लंबाई, तो वो क्या है? बेसिकली वो क्या होता है? वो और कुछ नहीं, क्या होता है? उस घन का क्या? विकर्ण होता है। तो एक घन का विकर्ण क्या होगा? देखो इस प्रकार से घन का विकर्ण होगा क्या कि एक कमरे में एक छोर से दूसरे छोर को जब आप मिलाओगे तो क्या होगा? वो उसका एक विकर्ण होगा। मान लो कि मैं कमरे में खड़ा हूं, यदि आप किसी कमरे में बैठे तो एज्यूम करिए कि उसका एक कोना देखिए और उसका दूसरा कोना देखिए, तो उस कोने में आपके उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी से लंबी रॉड की लंबाई क्या होगी? उसके 2 कोनों के बीच की दूरी, अर्थात क्या? उसका विकर्ण। तो एक घन का विकर्ण क्या होता है? उसको नोट करिएगा। तो एक घन का विकर्ण होता है, इसको मैं बोल रहा हूं डायगोनल। तो कितना होता है? ये होता है आपका a√3। क्या है? a√3। डायरेक्टली इसको आपको याद रखना है, क्या होता है? a√3। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में एक और यहां से कॉन्सेप्ट बनता है, उसको भी देखिएगा। क्या बनता है कि आपसे यदि एग्जाम में बोल दे कि यहां पास में क्या है, मान लो ये एक प्रकार क्या है? ये एक घन है, तो आपको क्या बोल रहा है कि एक घन है और इस घन के भुजा की लंबाई, मान लो कि जो उसकी जो ये जो आपकी इसकी भुजा की लंबाई है, a बराबर कितनी है? a बराबर मान लो कि 20 है। तो इस घन को यदि मैं काट के छोटे छोटे घनों में काटूं, इसको यदि मैं छोटे छोटे घनों में काटूं, तो आपसे ये पूछता है कि एक घन को यदि क्या करना है आपको? उसको n भागों में क्या करना है? विभाजित करना है। क्या? यदि आपको एक बड़े घन को छोटे घन में बदलना है, ये क्या आपके पास में एक बड़ा घन है, इसी घन को यदि आपको छोटे छोटे घनों में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो समझना उसके लिए क्या? उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मतलब प्रॉपर्टी क्या है कि बड़े घन को छोटे घन में बदलना। आपके छात्रावास 2016 के एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन पूछे थे। कितने? 2 क्वेश्चन। आरआई में 2 क्वेश्चन।
एक समय ये टॉपिक इतना एग्जामिनर का इतना इतना फेवरेट टॉपिक था कि यहां से वो लगातार क्वेश्चन पूछ रहा था। 2016-17 में लगातार सिर्फ और सिर्फ केवल इसी कॉन्सेप्ट से प्रश्न आ रहे थे। इसीलिए ध्यान रखना कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आपको एक बड़े घन को छोटे घन में बदलना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा। ये आपका ए क्यूब बराबर एन इंटू क्या, यहां से ए क्यूब। ये क्या है, ये जो ए है यहां पास में क्या है, ये है आपके बड़े घन का क्या आयतन। ए क्यूब दिखाई दे रहा है ना आपको। क्यूब ए क्यूब क्या होता है, घन का आयतन होता है। तो यहां पास में क्या है, इसको मैंने कैपिटल में लिखा है। तो ये क्या हो गया, यहां से ये क्या है, ये आपका मान लो ये भुजा है। तो ये क्या हो गया, बड़े घन का आयतन बराबर एन इंटू क्या, छोटे घन का आयतन। ये क्या हो गया, छोटे घन का आयतन। तो ये क्या है, आपके छोटे घन का आयतन है। और यहां जो आपको एन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, छोटे घनों की क्या, छोटे घनों की संख्या। ये क्या हो गया, एन बराबर छोटे घनों की संख्या। तो यदि आपको एक बड़े घन को एक कई छोटे घनों में कन्वर्ट करना है तो आपसे क्या पूछ सकता है कि कितने छोटे घन में कन्वर्ट करेंगे। यदि मान लो, यदि आपको बोल देगा कि एक बड़े घन की भुजा 20 सेंटीमीटर है, आपको उसको 5 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे कितने छोटे घन बन सकते हैं। अर्थात क्या वहां से आपसे वो एन पूछ सकता है। या तो आप बता देगा कि एक बड़े घन का आयतन आपको बोल देगा कि कितना है, 400 मीटर क्यूब है। उसको आपको 12 छोटे घनों में कन्वर्ट करना है, तो छोटे घन की भुजा कितनी होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला, ए क्यूब इक्वल टू एन इंटू ए क्यूब। ये यहां पास में क्या है, आपको कैपिटल में दिखाई दे रहा है मतलब क्या, बड़े के लिए, और ये आपको स्मॉल में दिखाई दे रहा है मतलब क्या, छोटे के लिए। या तो आप इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हो। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या है कि छोटे घनों की संख्या। ये क्या होता है, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन भागे क्या, आपको यहां से छोटे घन का आयतन, क्या, छोटे घन का आयतन। ये नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो यदि कभी आपको एक बड़े घन को छोटे घन में कन्वर्ट करना है, तो देखो ये क्या है, इसकी भुजा की लंबाई होगी। तो क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब इक्वल टू एन इंटू ए क्यूब। यहां पास में ये कैपिटल ए क्यूब क्या है, बड़े घन का आयतन है, एन क्या है, छोटे घनों की संख्या कि कितने छोटे घन बनने वाले हैं एक बड़े घन से, और ए क्यूब क्या है, उस छोटे घन का आयतन है, ठीक है। तो यहां पास में आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको एन निकालना हो तो क्या है, इसी फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है इसको हमने इस रूप में लिखा है। देखो यदि यहाँ पास में ये n है, इसको यदि मैं इसके नीचे लेके आऊंगा तो क्या है, इस प्रकार से a क्यूब लिख दूंगा। तो n बराबर क्या हो गया, बड़े घन का आयतन डिवाइडेड बाई छोटे घन का आयतन, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। अब इसके बाद में आपके घन में ही एक कॉन्सेप्ट और बचता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए यदि मान लीजिए कि आपके पास में ये क्या है, एक घन है, ठीक है। अब दिखने में ना लगे पर आपको क्या करना है, समझना है कि हमारे पास में क्या है, एक घन है। अब क्या करते हैं कि इस घन में देखिएगा, इस प्रकार से क्या कर लिया हमने, यहां पास में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि भाई इस घन में देखना, यदि पानी भरा हुआ है, यदि मैं क्या करता हूं इस घन के अंदर, ये जो आपको क्या है घन दिखाई दे रहा है, यदि मैं इस घन के अंदर एक क्या करता हूं, एक घन को और डाल देता हूं। अर्थात क्या है, मान लीजिए कि ये आपके एक घन है, इसमें पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक घन और डाल दिया। तो इससे क्या होने वाला है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। सपोज मान लीजिए कि आपके गिलास, आपके हाथ में एक गिलास पानी है, आपने क्या कर दिया कि उसमें इतना बड़ा एक टुकड़ा बर्फ का डाल दिया। तो बताओ फिर क्या होता है, यदि मान लो कि पानी जो है पूरा नहीं भरा है, बस थोड़ा सा बचा हुआ था, और आपने उसमें एक बड़ा टुकड़ा डाल दिया बर्फ का, तो पानी क्या होगा, ऊपर बढ़ के आ जाएगा, और कई बार पानी क्या है, बह भी जाता है। मतलब कहने का यह है कि जैसे ही आपने इस घन में यदि पानी भरा हुआ था और आपने उसके अंदर एक घन और डाला, तो क्या होगा, पानी का जो लेवल है, क्या आपका जो आपके जल का, जो इसके अंदर जो जल भरा हुआ है, जो जल का स्तर है, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। कब, जैसे ही उसमें क्या करोगे, आप एक क्यूब डालोगे, एक घनाकार बर्तन है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें क्या कर दिया आपने, एक घन को और डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, इसका जल स्तर क्या हो जाएगा, बोलो, इसका जल स्तर बढ़ जाएगा। तो इसका जल स्तर कितना बढ़ेगा, तो याद रखना कि एक घन डालने के बाद में ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एक घन के अंदर
घन डालने पर जल स्तर में वृद्धि। एक बात यहां पर ध्यान रखना, यहां जो इस पानी जो इस मान लो ये जो बर्तन है, ये घनाकार बर्तन है, तो इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें हमने क्या कर दिया, एक घन और डाल दिया, इसमें एक क्यूब और डाल दिया। अभी भूल जाओ कि उसका आयतन क्या है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो उसका आयतन होगा ही होगा, इसका कुछ ना कुछ तो आयतन होगा ही होगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे ये इसके अंदर जाएगा तो जो उसमें पानी भरा हुआ है तो वो क्या है, ऊपर बढ़ेगा। तो याद रखना कि क्या हो रहा है, यहां पास में पानी की मात्रा नहीं बढ़ रही है, पानी का स्तर बढ़ रहा है। भाई क्या होता है कि जैसे ही आप यदि आप पोखरी तलवा है ना या डोकरी में नहाए होगे या स्विमिंग पूल में नहाए होगे, जैसे क्या करते हो आप पानी में कूदते हो तो पानी क्या आता है, बाहर आता है। क्यों? कि जो आपने पानी का आयतन आपने ऑक्युपाई कर लिया, उतना ही पानी क्या आपका बाहर आ जाता है। समझ रहे हो बात को? तो क्या हो रहा है कि जो इसका आयतन है, जो आपने इस बड़े वाले घन में जो पानी भरा हुआ था और आपने ये जो उसमें क्या है एक घन डाला, तो इसमें जो पानी ऊपर आएगा वो किसके बराबर होगा, वो इस डाले गए घन के आयतन के बराबर होगा। तो याद रखना कि जो जल स्तर में जो वृद्धि होगी, क्या, जो जल स्तर में वृद्धि किसके बराबर होती है, डाले गए घन के आयतन के, डाले गए घन के आयतन के बराबर। क्या हो जाएगा, डाले गए घन के आयतन के बराबर होगा। क्या होगा, डाले गए घन के आयतन के बराबर होगा। किसके? कि जब भी आप एक आयतन, ये इस प्रकार से घनाकार बर्तन में पानी भरा हुआ है, आप इसमें एक घन और डालोगे तो जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी, जितना कि इसका आयतन होगा जितना आपने डाला है। बस ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो ये आपके क्यूब से इतने सारे कॉन्सेप्ट बनते थे, जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं या आ चुके हैं, वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। बस अब बचा क्या है, आपको इसके आधार पर जो प्रश्न आपके बन चुके हैं या बनते हैं वो आपको मैं आने वाली क्लास में समझाऊंगा। ठीक है? तो ये क्या हो गया, हमारा क्यूब हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं किसमें, क्यूबाइड की ओर। इसमें बढ़ते हैं क्यूबाइड। देखिए अब हमको जितने भी कॉन्सेप्ट समझने में दिमाग लगाना था, अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट घन के लिए समझे वो सारे के सारे किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, घनाभ के ऊपर होंगे। ठीक है? तो अब आपको बार बार लॉजिक को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको डायरेक्टली यहां पास फॉर्मूले लिखवाऊंगा, और जैसा कि हमने घन में फॉर्मूले को डेवलप किया था उसी तरीके से क्या होगा आपके घनाभ के लिए भी होगा। तो सेकंड नंबर पे क्या पढ़ रहे हो, अब आप सेकंड नंबर पढ़ रहे हो क्या, घनाभ। क्या, घनाभ। इसको आप क्या कहते हैं, क्यूबाइड। ये क्या होता है, क्यूबाइड, अर्थात क्या, घनाभ। अब देखिएगा ये बनता कैसे है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये ले लिया हमने, इसको मिलाए इधर, ये मिलाए, इस लेंथ को मिलाए और ये इस लेंथ को मिलाए। अब आप बताओ कि घनाभ के लिए परिभाषा क्या होगी, कि एक त्रिविमीय आकृति जिसका आधार कैसा होगा, जिसका आधार कैसा होगा, जिसका आधार एक आयत होगा। नोट करिएगा कि एक त्रिविमीय आकृति, क्या मैं जो आपको बता रहा हूं घनाभ की परिभाषा, और नोट कर लीजिएगा कि आप किसी भी बुक को खोल लो, किसी भी आप यूट्यूब वीडियो खोल लो। हाँ, दावा नहीं करता हूं कि सब में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको फिर भी दावा कर रहा हूं कि आपको जितने कॉन्सेप्ट यहां मैं समझा रहा हूं उस तरीके से रेयर केस में आपको कोई मिलेगा कि आपको कोई समझाएगा। इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना है। मैं आप लोगों के लिए पूरी पूरी जितनी मेरे से बन सकता है मैं एक एक मेहनत कर रहा हूं। मैं चाहता तो अभी 10 क्लास पहले आपका मैथ्स तो कंप्लीट करवा देता, लेकिन वो एक प्रकार से मेरी ओर से आपको धोखा होता, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आपके लिए फ्री के नाम पे धोखा हो। ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पास जितने कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, और यदि आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा होगा तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मेरे में और जो बाकी के जो आपको पढ़ाने वाले हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको आता नहीं है। कई बार क्या होता है कि वो सोचते हैं कि भाई हम सब कुछ यूट्यूब में फ्री में पढ़ा देंगे तो पेड क्लास में क्या पढ़ाएंगे। मैं इतना नहीं सोचता। भाई मेरे पास जो नॉलेज है, जो मेरे को देना है, एट प्रेजेंट जो बच्चा मेरे सामने बैठा है, क्लास में बैठा है, या आप यूट्यूब में घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, मेरे लिए बस सब बराबर है। यदि मेरे को पैसा कमाना ही होगा तो मैं बाद में भी कमा लूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं किसी भी प्रकार से पार्शियलिटी करना कभी किया हूं, ना करता हूं, ना करूंगा। ठीक है? तो ये अपॉर्चुनिटी, इसको समझना है आप। घनाभ की परिभाषा आप बुक खोल लेना, आपको रेयर केस में मिलने वाली है। तो इसलिए नोट करो कि घनाभ होता क्या है, और इस परिभाषा से बहुत कुछ समझ में आता है यदि आप समझने की कोशिश करोगे। तो कैसे, कि घनाभ क्या होता है कि एक ऐसी आकृति जिसका आधार क्या होता है, एक आयत होता है। बस हमको यदि इतना भी याद है केवल,
तो घनाभ के जितने भी फॉर्मूले होते हैं आप डेवलप कर लोगे। कैसे? देखो पहले नंबर का फॉर्मूला, अब बताओ कि यहां पास जो आपका घनाभ है, घनाभ में क्या है, इसका आधार क्या है? आयत। यदि मान लो कि एक आयत की लंबाई क्या है? एल है, और इस आयत की चौड़ाई क्या है? बोलो, इस आयत की चौड़ाई बी है, और इस आयत की ऊंचाई क्या है? एच है। ठीक है, तो यहां पास में क्या है? आयत तो था, तो आयत की लंबाई चौड़ाई और साथ में क्या ऐड हो गया इस बार? यहां पास में ऊंचाई ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया? आपका आयत से घनाभ बन गया। तो सबसे पहले क्या आता है बताओ? यहां पर सबसे पहला आता है क्या? आपका कर्व सरफेस एरिया, या हम क्या बोलते हैं इसी को? लेटरल सरफेस एरिया, आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? आधार का परिमाप गुणित क्या? ऊंचाई। तो एक आयत का परिमाप क्या होता है? दो गुणित क्या होता है? लंबाई प्लस क्या होता है? चौड़ाई। और क्या हो जाएगा यहां से? आप लोग क्या बोल रहा है? ऊंचाई। ये क्या हो गया? आपके कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल हो गया क्या? आपका आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो यहां से ये हो गया। इसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या आता है? ये आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है? आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या हो जाएगा? 2 इंटू, आपका यहां से क्या बोल दोगे आप इसको? एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। क्या? एरिया ऑफ बेस मतलब क्या? आधार का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा? देखो ये क्या है आपका? 2 इंटू एल प्लस बी है, और इंटू क्या है? यहां एच है। इसके बाद में देखो ये 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल क्या है? आधार क्या है हमारा? एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। मतलब क्या हो गया? एल इंटू बी हो गया। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? देखो इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका 2LH, और ये हो जाएगा आपका 2BH, और यहां पास में क्या है? 2LB। मतलब क्या हो गया? यदि आप 2 यहां से कॉमन बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? L इंटू बी, बी इंटू एच, और क्या हो जाएगा? H इंटू एल। ये क्या हो गया? आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। मतलब क्या? यहां से समझ में आ पा रहा है आपको? दो गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और ऊंचाई गुणित लंबाई। ये क्या हो गया? आपका टोटल सरफेस एरिया। ये क्या हो गया? यहां से आपका कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास में क्या? तीसरे नंबर पे आता है आयतन। आयतन क्या होगा? आयतन होता है, देखो यहां ध्यान से समझना, आयतन क्या होगा? आयतन हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या? ऊंचाई। ये कैसे निकाला हमने? आयतन का परिभाषा क्या थी? मैंने आपको जो बताया था कि आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। किसी भी आपके आकृति के लिए, और वो बेसिकली किसके लिए? तीन आकृतियों के लिए वो फॉर्मूला एप्लीकेबल था। आयतन का फॉर्मूला क्या था? कि आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो इसका आधार क्या है? घनाभ का आधार क्या है? एक आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, और साथ में क्या? ऊंचाई। तो क्या हो गया? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब क्या आता है? इसके बाद में आता है विकर्ण की लंबाई। अब आप बताओ विकर्ण की लंबाई का मतलब उसको हम और क्या बोलते हैं? कि एक घनाभाकार। ये क्या है आपका? एक घनाभ आकार का। ये आपका एक कमरा है, तो उस घनाभ आकार के कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी से लंबी क्या? रॉड की लंबाई। तो वो क्या होगी? वो और कुछ नहीं, उसका विकर्ण ही होगा। तो इसका विकर्ण क्या होता है? इसका विकर्ण हो जाएगा लंबाई अंडर रूट ऑफ लंबाई का वर्ग, उसकी चौड़ाई का वर्ग, और क्या? उसकी बेटा बोलो ऊंचाई का वर्ग। तो ये क्या हो गया? इसका विकर्ण। ध्यान में रखना, जो आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे या टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, साथ सब इसमें साथ में क्या ऐड हो रहा है? एरिया। अर्थात इसकी जो भी यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर स्क्वायर में, या सेंटीमीटर स्क्वायर में, इंच स्क्वायर में, फुट स्क्वायर में, पर होगी किसमें? आपके स्क्वायर अर्थात वर्ग इकाई में होगी। यहां भी क्या होगा? कि आपका जो भी इसकी यूनिट होगी वो किसमें होगी? वर्ग इकाई में होगी। लेकिन ध्यान रखना, जब आप आयतन की बात कर रहे हो तो इसमें कितनी होगी? ये आपकी किसमें होगी? ये आपकी घन, घन इकाई में। मतलब क्या? आपका क्यूबिक। क्या होगा? आपका क्यूबिक यूनिट में होगा, घन इकाई में होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहां से आपका सपोज मान लो मीटर में है तो क्या हो जाएगा? यहां से आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आपने क्या निकाल लिया? विकर्ण निकाल लिया। चलिए इसके बाद में इसमें एक और बता है क्या आपका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वो जो हमने क्या देखा था कि एक घन के अंदर घन डालते हैं तो पानी की मात्रा कितनी बढ़ेगी, तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट होगा कि यदि एक घनाभ आकार का आपके पास एक पात्र है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें यदि आप घन डालते हो या घनाभ डालते हो तो जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी? डाले गए ऑब्जेक्ट के आयतन के बराबर। अब आप उसमें एक घनाभ के अंदर घन डाल रहे हो तो कितना जल बढ़ेगा? तो जो आपने डाला है उसी के आयतन के बराबर क्या बढ़ेगा? आपका जल स्तर बढ़ेगा। ठीक है, अभी उतना क्लियर नहीं हो पाएगा वो कॉन्सेप्ट, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तब वो अच्छे से आपको क्लियर होगा। चलिए इसके बाद में यहां से एक कॉन्सेप्ट बचता है अंतिम, क्या है? कि घन को घनाभ में
घनाभ में या घनाभ को घन में परिवर्तित करना, परिवर्तित क्या करना। तो देखो क्या होता है इस कंडीशन पे क्या होगा, सपोज मान लो कि मेरे पास में क्या है, सपोज मान लो कि देखो देखो क्या है, सपोज मान लो कि मेरे पास में क्या है, ये आकृति है, ये किस किस प्रकार से दिखाई दे रही है, ये एक घन के प्रकार से दिखाई दे रही है। यदि मैं इसको पिघला दूं, यदि मान लो कि ये लोहे का, इसको पिघला दूं, इसको पिघला के मैं, समझना, इसको पिघला के मैं इस आकृति में ढाल दूं, इस आकृति में ढाल दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको पिघला के मैंने इस आकृति में ढाल दिया, तो क्या हुआ कि जो बताओ, जो इस आकृति का आयतन था, जो इस आकृति का आयतन था, अब क्या है, इस आकृति का आयतन में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। केवल इनकी शेप में, केवल इनके आकार में परिवर्तन हो रहा है, पर इनके आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जितना लोहा आपके एक घन में था उतना ही लोहा उस घनाभ में होगा। लेकिन क्या हो गया, पहले वो जो आकृति थी वो घन थी, पिघल के उसको आपने घनाभ बना दिया, तो वो क्या हो गई, आपकी घनाभ बन गई, लेकिन उसका आयतन कितना है, इक्वल है। मतलब क्या कि यदि आप एक घन को घनाभ में कन्वर्ट कर रहे हो या आप एक घनाभ को घन में परिवर्तित कर रहे हो, दोनों ही केस में क्या होगा कि दोनों का आयतन बराबर होता है, दोनों का आयतन बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है और इससे एग्जाम में कई बार प्रश्न बन चुके हैं, कई बार यहां से प्रश्न बन चुके हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब इस प्रॉपर्टी का कैसे हम आपके प्रश्न में यूज करते हैं वो मैं आपको जब प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका घन और घनाभ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारे पास में क्या आती है, थर्ड नंबर का तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं एक वृत्तीय बेलन। मतलब क्या, यहां से आप बोलोगे एक सर्कुलर सिलेंडर। देखिए ये होता कैसे है, कैसे बनता है, इसको समझना आप। अच्छा ये नहीं हटेगा, मत हट। बन जा भाई, बना रे, बना। देखो भाई ये क्या है, ये आपको एक दिखाई दे रहा है क्या, वृत्तीय बेलन, ठीक है। वृत्तीय बेलन क्यों बोल रहे हैं कि वृत्तीय बेलन इसलिए कहा जा रहा है कि इस एक बेलन का जो आधार है वो कैसा होगा, एक वृत्त होगा। मतलब क्या, बेलन, क्या बोल सकते हो कि एक बेलन जिसका एक बेलन जिसका आधार कैसा है, जिसका आधार एक वृत्त हो, वो क्या कहलाता है, आपका एक वृत्तीय बेलन कहलाता है। ये देख लिया। तो यहां पास में क्या है, मान लीजिए कि आपके पास में ये एक बेलन आपको दिखाई दे रहा है और इसका आधार कैसा है, इसका आधार एक वृत्त है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या है, इसका आधार एक वृत्त है। अब देखो कि मान लो कि इसका आधार एक वृत्त है, तो इस वृत्त की ये क्या हो गई, ये इस वृत्त का व्यास हो गया, और ये क्या हो गई, इस प्रकार से इस वृत्त की, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गई, इस वृत्त की त्रिज्या हो गई r। ये क्या हो गई, इस वृत्त की त्रिज्या r हो गई। और ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, इस बेलन की क्या हो गई, ऊंचाई h हो गई। तो देखिए यहां पास से क्या क्या बनते हैं हमारे तीन फॉर्मूले, और जो मैंने आपको तीन फॉर्मूले घन के लिए, घनाभ के लिए और किसके लिए, बेलन के लिए बताए थे, बेसिक फॉर्मूले, तो तीनों के फॉर्मूलों को मैं आपको डेवलप करते दिखाते आ रहा हूं। देखिएगा अब क्या होता है, आपका कर्व सरफेस एरिया, या क्या उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया आपको समझ में आ रहा है क्या होता है ना, कि सपोज मान के आपके पास में क्या है, एक टंकी है, तो उस टंकी के ऊपर क्या करना है, आपको कपड़ा चढ़ाना है। तो कर्व सरफेस क्या एरिया क्या होता है कि दोनों आधार को, मतलब ऊपर और नीचे का आधार छोड़ के आपको टंकी में कपड़ा का कवर लगाना है। तो जो कपड़े के कवर का क्षेत्रफल होगा वो और कुछ नहीं होगा, क्या होगा आपका, वो आपके उस टंकी का वक्र पृष्ठ का, या उसको हम क्या कहेंगे, कर्व सरफेस एरिया होगा। तो वो क्या होता है, देखो आधार का क्या परिमाप, क्या आधार का परिमाप गुणित क्या ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या है, बोलो, आधार का परिमाप है 2 पाई r। भाई वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, और इंटू ऊंचाई क्या है, बोलो यहां से h। तो कितना आ गया आपका,
ये आपका कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, ये हो गया आपका 2 पाई आर एच। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? भाई इसकी परिभाषा क्या होती है, आपके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। इस सिलेंडर का आधार क्या है, एक वृत्त है, वृत्त का आधार क्या होता है 2 पाई आर, और ऊंचाई क्या होती है h, तो कितना हो गया 2 पाई आर एच। चलिए सेकंड नंबर पे आइए, सेकंड नंबर पे क्या दिखा है हमने, आओ देखो। अब हम देख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, और प्लस क्या होता है टी 2 इंटू क्या होता है एरिया, एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ बेस होता है आधार का क्षेत्रफल। अब आप यहां से बताओ ये कितना था आपका 2 पाई आर एच था, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल अर्थात क्या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया यहां से पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां से कॉमन क्या क्या निकलेगा, दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो पाई पाई और आर ओ आर, तो क्या यहां से कॉमन निकाल लोगे आप, यहां से निकाल लोगे 2 पाई आर, बचेगा क्या आपका आर प्लस एच, आर प्लस एच गुणा करके देख लो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर मिल जाएगा आपको। तो ये क्या हो गया यहां से आपका टोटल सरफेस एरिया क्या क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, क्या 2 पाई आर इंटू कोष्टक के अंदर आर प्लस एच। अब क्या आता है तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे बोलो क्या आएगा, यहां से आपको मिल जाएगा क्या आयतन, अर्थात क्या वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल बोलो जल्दी बोलो, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा पाई पाई आर स्क्वायर। आधार क्या है एक वृत्त है, तो ये क्या हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणित क्या है ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा h, तो कितना हो गया यहां से आपका आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर h। तो एक बेलन के लिए कर्व सरफेस एरिया उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और इसके बाद में आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है आपका एक वृत्त है, तो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये क्या हो गया यहां से आपके वॉल्यूम किसका, आपके बेलन का। ठीक है इतना नोट करिए। आ रहा है क्लियर, समझ में हो रहा है ना, सबके समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट और देखते हैं, एक और बेलन में ही। कई बार क्या बोलता है कि एक बेलन को पिघलाकर तार बनाना। क्या कर दिया कि आपके पास में एक बेलन था, क्या कर दिया आपने इसको पिघला के तार बनाया। तो यहां से प्रश्न बनता है कि यदि आपके पास में एक बेलन है, आपको उस बेलन का आयतन दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि आप इस बेलन को पिघला के कितनी लंबाई का तार बना सकते हो, क्या कितनी लंबाई का यहां से आप तार बना सकते हो। तो ध्यान ध्यान रखना कि आपको क्या करना है कि ये आपके पास में एक बेलन है, ठीक है, इस प्रकार से क्या है आपके पास में एक बेलन है। तो अब आप बताओ इस बेलन में क्या क्या चीजें हैं आपके पास में, आपको पता रहता है क्या, एक आपको ऊंचाई पता रहता है, और यहां पास में क्या आपको आर पता रहता है, और क्या है इस प्रकार से आपको क्या है एक तार। तो यदि आप तार को देखोगे तो तार की भी क्या होती है अपनी एक लंबाई होती है, और क्या होता है बोलो तार की अपनी एक क्या होती है, इस प्रकार से आपने तार देखा होगा। तो एक तार में क्या होता है, ये इस प्रकार से अपनी एक तार की लंबाई होती है, और क्या होता है बोलो यहाँ पास से तार की एक क्या होती है, तार की एक गोलाई भी होती है। जनरली मान लो सामान्य तार की बात कर रहे हैं, जो सामान्य तार होते हैं वो कैसे होते हैं, गोल होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो उनकी क्या होती है थिकनेस होती है ना कुछ तो उनकी चौड़ाई होती है ना। मतलब यदि आप देखोगे मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपको तार को एक थोड़े से आपको बड़े रूप में दिखा रहा हूं, तो कुछ इस प्रकार से तार रहता है, ठीक है। तो क्या है देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी इस तार का जो आपको दिखाई दे रहा है जो आधार है वो क्या है, एक क्या है वृत्त है इस प्रकार से, ठीक है, और इसमें क्या होती है एक लंबाई होती है। तो आपको प्रश्न में यहां ज्यादा आपको अब साइंटिस्ट नहीं बनना है कि सर मतलब कैसे होगा क्या होगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है, यदि आप पकड़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि जियोमेट्री में क्षेत्रमिति में जो बच्चे मैथ्स स्टूडेंट के मैथ्स बैकग्राउंड के हों या ना हो, कई बार क्या करते हैं हम चीजों को इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो हमको बहुत टेंशन नहीं लेना है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। सपोज जैसे मैंने आपको पानी वाला बताया, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना है। यदि समझ में नहीं आ पा रहा है तो सिंपल से क्या है रट लीजिए, और मेरा फोकस क्या रहता है आधा समझ लो आधा रट लो, यदि समझ में नहीं आ रहा है तब के केस में, ठीक है। तो बेलन तो आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको तार का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आता है तो नोट क्या करना है कि आपको जो आपसे एग्जाम में बनता है कि तार की लंबाई, क्या तार की
लंबाई किसके बराबर हो गई, ये हो जाएगी आपके बेलन की ऊंचाई। क्या, बेलन की ऊंचाई। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जब कभी आप एक बेलन को पिघला रहे हो, इसको क्या करते हो, इसको आप क्या करते हो, मोल्ड करके, इसको आप क्या करते हो, इसको आप पिघला के आप एक तार के रूप में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। तो जो बेलन की ऊंचाई है, देखो ये भी क्या है, इसका भी आधार क्या है, एक आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, ऊंचाई है। तो ये तार भी क्या है, तार और कुछ नहीं है, बस क्या होगा कि इसकी लंबाई बढ़ गई और इसकी क्या हो गई, इसकी जो त्रिज्या है वो कम हो गई। तो यहां पास जो आपके बेलन की ऊंचाई है इस तार की लंबाई के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो तार की लंबाई l है, तो ये आपके बेलन की ऊंचाई h है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कभी भी आपसे यदि प्रश्न में बोलता है कि भाई एक बेलन का आपको क्या दे दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, या कर दिया है आपको उसकी क्या, आपको आयतन दे दिया है, तो क्या करोगे, उस आयतन से आप h निकाल लोगे। h निकालने के बाद में क्या आपसे पूछ रहा है कि उस तार की लंबाई बताओ, तो क्या करोगे, आप वहां से तार की लंबाई क्या बताओगे, जो आपका h निकलेगा वही आपके तार की लंबाई l होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारे पास में आता है फोर्थ नंबर पे, क्या, फोर्थ नंबर पे हमारे पास में आता है शंकु। क्या आता है, शंकु। इसको हम क्या कहते हैं, शंकु। इसे हम कहते हैं कोन। देखिए कुछ इस प्रकार से ये आकृति होती है। अब इन आकृतियों में जितना आपको कॉन्सेप्ट समझना था समझ लिए। अब यहां से क्या है, डायरेक्टली आपको बस केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए और क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अब यहां से देखो क्या होता है, ये जो आपको शंकु दिखाई दे रहा है, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखो सबसे पहला क्या है कि एक शंकु का आधार क्या होता है, वो आपको ध्यान में रखना है कि एक शंकु का आधार होता है एक वृत्त। क्या होता है, एक शंकु का आधार क्या होता है, एक वृत्त। ये आपको वृत्त दिखाई दे रहा है, इसकी त्रिज्या क्या है, r है। इसके बाद में देखो इस शंकु की यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, इस शंकु की क्या है, ऊंचाई है। और यहां से जो आपको एक दिखाई दे रहा है वो क्या, इस प्रकार से ये जो आपको एक तिरछी लंबाई दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं क्या है, l। तो ध्यान देना, यहां पास में जो आपको तिरछी लंबाई दिखाई दे रही है, क्या, यहाँ जो आपको एक तिरछी लंबाई दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्लैंट हाइट। एक कोण की क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। तो देखो यहां से l बराबर क्या हो गया, इसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, अर्थात क्या, स्लैंट हाइट l। यहां से h क्या है, सिंपली ये क्या है, आपके कोण की हाइट है। ठीक है, और r क्या है, यहां से क्या है, रेडियस, अर्थात क्या, आपके आधार की क्या है, त्रिज्या, और आधार क्या है, एक वृत्त। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये l h r हमने समझ लिया। अब आते हैं फॉर्मूले पे, किस पे, फॉर्मूले पे। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है आपका, कर्व सरफेस एरिया, या आप उसको क्या बोलते हो, लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए मैंने आपको जब बताया था अभी तक 3 फॉर्मूले, वो किस पे एप्लीकेबल थे, आपके घन, घनाभ और बेलन पर। कोण के लिए अलग फॉर्मूला बनता है। तो कोण के लिए एल से बराबर क्या होता है, देखिएगा 1/2, क्या बोल रहे, 1/2 आधार का परिमाप और गुणित क्या, तिर्यक ऊंचाई, क्या, तिर्यक ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2 आधार का परिमाप क्या है, एक शंकु का आधार क्या है, बोलो वृत्त है, और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ क्या कर दोगे आप, 2πr कर दोगे। और तिर्यक ऊंचाई क्या है, बोलो l है। तो कितना हो गया, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचा यहाँ से, ये बचा आपका πrl। तो आपका कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, बोलो, एक शंकु के लिए कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, πrl आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, बोलो, यहां से ये आपका आएगा टोटल सरफेस एरिया। क्या आएगा यहां से आपका, एक शंकु का टोटल सरफेस एरिया। पहले कितना क्लियर हो रहा है आपको बताओ, कितना क्लियर हो रहा है। अब देखो कि टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, आपका कर्व सरफेस एरिया होगा। अब यहां पास हम पुराने वाले फॉर्मूले में क्या करते थे, 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। पर यहां पास में क्या करते हैं, देखिए यहां पास हम क्या करेंगे, यहां पास हम लिख देंगे आपके आधार का क्षेत्रफल, केवल 2 का गुणा नहीं होगा, आधार का क्षेत्रफल। यहां पास हम 2 का गुणा नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो यहां इस आकृति में सपोज मान लो कि हमारे पास में ये क्या है, एक बेलन है। क्या है, बेलन है। तो इस आकृति में देखो आधार क्या है, एक वृत्त है, ऊपर भी क्या है, वृत्त है। मतलब ये और ये आकृति क्या है, सेम है। इसलिए क्या करते थे, जब हम इसका टी ऐसे निकालते थे तो क्या करते थे, इस प्रकार से हम यहाँ पर सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया इंटू 2 गुणे क्या है, आधार का क्षेत्रफल लिखते थे।
क्योंकि यहां भी आधार है और जो आधार है वो क्या है, इसके बॉटम भी और टॉप क्या है, इसका दोनों एक है। यहां देखो, बताओ यहां पास में इसके आधार में क्या एक वृत्त है, ऊपर क्या एक वृत्त है, नहीं है। तो इसीलिए यहां पास में क्या है, कर्व सरफेस एरिया और केवल आधार का क्षेत्रफल, ना कि दो गुणित आधार का क्षेत्रफल। क्या, केवल आधार का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया, पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, बोलो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कर लोगे, यहां से आप पाई आर को बाहर निकाल लोगे तो क्या कितना हो जाएगा आपका, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये क्या हो गया आपका, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्थात क्या, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया आपका, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, नोट करिए इसको। और अब लास्ट में क्या बचता है आपका, आयतन। क्या बचता है, आयतन। तो एक शंकु का आयतन क्या होता है उसको आप नोट करिएगा, थर्ड नंबर पे क्या होता है, आयतन। और आयतन की परिभाषा होती है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणित क्या है, ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, यहां पास मैंने ऊंचाई h लिखा है, ना कि तिर्यक ऊंचाई की बात कर रहा हूं मैं। यहां ऊंचाई की बात हो रही है, तिर्यक लंबाई की बात नहीं हो रही है। देखो, जब मैं आपको कर्व सरफेस एरिया बता रहा था तो मैंने क्या लिखा था, 1/2 आधार का परिमाप गुणित क्या, तिर्यक ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, यहां पास मैंने क्या है, यहां पास मैंने आपको तिर्यक ऊंचाई लिख दिया है, एक्चुअल में यहां पास में क्या है, तिर्यक लंबाई की बात हो रही है। ठीक है, इधर भी आप देखिएगा, ये चलो इसको आप ऊंचाई भी बोल सकते हो, लंबाई भी बोल सकते हो, बात बराबर होता है। तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई ही नोट कर लो। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर ध्यान के रखना कि आपको जब आप एक शंकु का आयतन निकाल रहे होगे तो यहां पास में मैं आपको इसलिए उसको लंबाई चेंज करवा रहा था, एक्चुअल में क्या है, उसको आप लंबाई भी या ऊंचाई दोनों कह सकते हो, है ना। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं उसको चेंज कर रहा था, पर आप चेंज मत करो, समझ लो बात को कि आयत क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित क्या, ऊंचाई। ठीक है, क्या, गुणित ऊंचाई h। तो यहां पास में क्या हो जाएगा, देखो यहां क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कितना हो गया आपका, पाई आर और इंटू क्या है, एच, ऊंचाई। तो क्या हो गया आपका वॉल्यूम कितना आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये आपके शंकु के लिए हो गया कि क्या, आयतन कितना हो गया, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ध्यान में रखना, अभी आपने बेलन का आयतन क्या देखा था, बोलो, बेलन का आयतन क्या देखा था, पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु में क्या देख रहे हो, शंकु में यहां पास में क्या लग गया है, आगे 1/3 लग गया है, ध्यान रखना। तो बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में आपके पास में एक और बचता है अंतिम टॉपिक, वो क्या होता है आपका 5वें नंबर पे आएगा, वो है आपका यहाँ क्या, गोला। क्या, बर्फ का गोला। ठीक है, बर्फ का गोला की और कोई सा गोला। देखिए अब क्या होता है कि यहां पास में ना, जब ज्यादा दिमाग लगाने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूं कि गोले में बहुत दिमाग मत लगाना भाई। गोले को आप सिंपली क्या समझना कि एक क्या है, ये आप इस प्रकार से क्या है, ये एक गोला बन गया है। क्या है, गोला। सबसे पहले तो इसी को बनाओ, देखो ठीक, बढ़िया बना। समझना कि गोला क्या होता है, ये वृत्त समान दिखने वाली आकृति होती है, परंतु कैसी होती है, ये एक वृत्त नहीं होता है। ये कैसा होता है, एक ठोस आकृति होती है। क्या होती है, वृत्त के समान दिखने वाली क्या होती है, ठोस आकृति होती है। ठीक है, तो यहां वृत्त से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां से सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है, देखिए कि एक गोले के लिए पहला प्रश्न क्या बनता है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या, संपूर्ण पृष्ठ का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया। यहां पास क्या निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया। यहां पास में कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं निकाल रहे हैं, बोलो। यहां पास में कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं निकाल रहे हैं। यदि आप पहले दिमाग लगाओ एक मिनट कि हम जब गोला पढ़ रहे हैं तो एक गोले में हम कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं निकाल रहे हैं। देखिएगा, समझना कि भाई हमारे पास में मान लो क्या था, इस प्रकार से हमारे पास में ये एक क्या है, बेलन था, बेलन। तो बेलन में क्या करते थे, मान लो कि यदि हमको इस बेलन के ऊपर एक कवर लगाना है, इस सिलेंडर के ऊपर यदि हमको एक कवर लगाना है,
तो यदि हमने ऊपर वाला और नीचे वाला भाग छोड़ दिया, केवल क्या इस भाग में हमने क्या किया, एक कपड़ा लगाया, इस प्रकार से क्या किया हमने, इस भाग में एक कपड़ा पहनाया, ठीक है। तो इस भाग को हमने कवर किया और ये ऊपर का और नीचे का भाग छोड़ दिया। तो यहां पास लेकिन देखो यहां पास में क्या है कि ये तो क्या है, पूरा का पूरा एक आपको सेम आकार का दिखाई दे रहा है, यहां पास में दो आकृति आपको दिखाई ही नहीं दे रही है। तो इसीलिए क्या है कि गोले में आपको कर्व सरफेस एरिया नाम की कोई चीज नहीं होती है। यहां पास में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्या टोटल सरफेस एरिया होता है। और वो कितना होता है, जो आपका टी ऐसे होता है वो कितना होता है, वो आपको ध्यान रखना है, क्या 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक गोले के लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और आपको सेकंड नंबर पे क्या ध्यान रखना है, सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है क्या, आपका आयतन, एक गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है, v बराबर कितना हो जाएगा, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या आपका 4/3 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 है ना, 4/3, हिंदी इंग्लिश बढ़िया मस्त मिक्स हो रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो गया यहां से आपका आयतन। तो बस गोले से आपको इतना ही सिंपल ध्यान में रखना है, क्या है, दो ही फॉर्मूले हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके बाद में आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके गोले का आयतन हो गया। इसके बाद में एक प्रश्न और बनता है, वो क्या होता है आपका अर्धगोला, क्या होता है अर्धगोला। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर समझना रहता है, उसको समझिएगा। ये तो क्या देख लिया आपने गोला, इसके बाद में क्या होता है, यहाँ आता है एक इस प्रकार से अर्ध गोला। बोलो क्या बोलेंगे इसको, सेमी स्फीयर कि हेमीस्फीयर। तो ध्यान रखना और कमेंट में बताना कि क्यों इसे हम हेमीस्फीयर कहते हैं, ना कि इसे हम सेमी स्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका इस प्रकार से अर्ध गोला, हेमीस्फीयर। देखिए ये कुछ नहीं और यहां पर समझना आप इस प्रकार से, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये बनता है क्या, अर्धगोला। अब यहां पास में क्या आता है, इस अर्धगोले के लिए, जैसे आपने पूर्ण गोले का क्या देखा बताओ, आपने अभी पूर्ण गोले का क्या देखा, अभी आपने क्या देखा, पूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या देखा आपने, क्षेत्रफल देखा कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था। तो ये आपके अर्धगोले के लिए। अब बताओ यहां पास में आकृति पूरी की पूरी एक इस प्रकार से आपको गोल आकृति दिखाई दे रही है कि यहां पास कुछ चेंज हुआ। तो देखो यहां पास में कुछ चेंज हुआ है, ये क्या है, ये आपका आधा गोला है। और यदि क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, जैसे सपोज मान लो कि आपके पास में एक टेनिस की बॉल है, तो उसको क्या कर दो आप 20 से काट दो। जब आप उसको 20 से काटोगे तो आपको दो टुकड़े मिलेंगे। एक टुकड़ा कैसा मिलेगा, दो टुकड़े मिलेंगे, दोनों क्या होंगे, एक से होंगे। तो उसके एक टुकड़े में क्या होगा, ऊपर क्या होगा, एकदम प्लेन होगा, और नीचे क्या है, इस प्रकार से गोल रहता है। यदि आप टेनिस की बॉल को काटोगे, सपोज मान लो कि क्या है, यहां पास में आपके पास में टेनिस की बॉल है, तो क्या कर दिया कि आपने उसको ऐसे 20 से काट दिया, तो कैसा मिल जाएगा आपको, एक टुकड़ा कैसा मिलेगा, एक ऐसा भाग मिलेगा, और दूसरा भाग क्या मिलेगा आपको, कुछ इस प्रकार से भाग मिलेगा। तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में क्या होता है, गोल होता है ऊपर का भाग। तो क्या निकाल रहे हैं, देखो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, अर्धगोले के लिए क्या निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। क्या अर्धगोले के लिए कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो ये कितना होता है आपके संपूर्ण पृष्ठ का, ये जो आपके गोले का जो पूरा टोटल सरफेस एरिया होता है, इसका क्या होता है, आधा होता है। कितना, ये जो आपका एक गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, मतलब कितना 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक अर्धगोले के लिए, किसके लिए, एक अर्धगोले का, एक अर्धगोले का, एक अर्धगोले का आपका क्या कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना समझ में आ रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, आपको क्लियर कर रहा हूं, बस यहीं पर दिक्कत आती है समझना कि भाई क्या है। देखो किसकी बात हो रही है, कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है। जैसे मान लो कि आपके पास में, यहां पास में क्या था, सिलेंडर था, समझना ये क्या है आपका सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर में किसकी बात हो रही है, ये क्या है, बोलो ये जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया है। यदि मैं ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ दूं, तो यदि आपके पास में मान लो कि यहां पास ये आपका क्या होता है, ये इस प्रकार से आपका एक पूर्ण गोला होता है। तो पूरे गोले का जो कर्व सरफेस एरिया, कर्व का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कर्व, ये क्या होता है आपका वक्र होता है ना, वक्र कर्व। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, आपके अर्ध गोले के लिए निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा कि आपका ये पूरा गोला का कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था। तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, देखना यहां पास ये जो आपका कर्व सरफेस एरिया, ये जो सी एस है,
ये किसकी बात हो रही है? सिर्फ ये इस भाग की बात हो रही है, इतने भाग की बात हो रही है। कितने? इतने भाग की बात हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा कि आपका एक गोले, अर्ध गोले के लिए उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या? आपके गोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना होता है? आधा होता है। इसके बाद में आते हैं किसमें? टोटल सरफेस एरिया में। कितने? तो अब देखो ये कितना होगा आपका कर्व सरफेस एरिया। और इसके बाद में देखो किसकी बात कर रहे हैं? अर्धगोले की बात कर रहे हैं। तो देखना इस अर्धगोले में, पहले तो इसको हटाते हैं। देखो अब क्या है इस अर्धगोले में? ये क्या है? आपका कर्व सरफेस एरिया है। और ये जो ऊपर वाला भाग बचा, यदि आप गोले को काट के देखोगे तो ये जो ऊपर वाला भाग बचा, ये क्या? एक प्रकार का वृत्त है। कैसा है? एक प्रकार का, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? वृत्त। और यहां से इस वृत्त का परिमाप कितना होता है? बोलो, इस वृत्त का परिमाप कितना होता है? इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सॉरी, परिमाप बोल रहा हूं। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस आपके आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कितना? इसका इसका ये क्या है? ये इसका आप इसको आधार मान सकते हो। तो ये कितना हो गया? आपका वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखना ये कितना है? ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर है। और ये कितना हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया यहां से आपका? 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया यहां से आपका? ये 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? आपके अर्ध गोले के लिए क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ये क्या हो गया? अर्ध गोले के लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। अब तीसरे नंबर पे किस पे आते हैं? आपके वॉल्यूम पे आते हैं, अर्थात क्या? आयतन पे आते हैं। कितना क्लियर हो गया? तो पूर्ण गोले का, एक गोले के लिए आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्ध गोले के लिए कितना होगा? इसका भाग दे देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये रहा आपका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन। कितना हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आपको गोले में कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा तो सिंपल से 4 फॉर्मूले हैं। पूर्ण गोले के लिए उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अर्ध गोले के लिए कर्व सरफेस एरिया, केवल सिर्फ इतने एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये कितना होगा? गोले का संपूर्ण पृष्ठ का आधा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो ये कर्व वाले को भी लेना है और जो ऊपर वाला है इसको भी लेना है। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना हो गया आपका? 3 पाई आर स्क्वायर। और आयतन कितना लेना है? जो गोले का आयतन है इसका आधा लेना है, मतलब कितना हो गया? 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया यहां से आपका? पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया? आपके अर्ध गोले का आयतन। तो इस प्रकार से आयतन के लिए जितने भी हमारे पास में टॉपिक थे, आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु और क्या? गोला, उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ पाया होगा। और नहीं भी आया होगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं कि इसके जितने भी हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि वहां आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इंतजार रखिएगा। ठीक है, ओके। और कोई भी दिक्कत आपको आती है, यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि बस केवल आज की क्लास के बाद में 2 क्लास और बची हैं और आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करिए कि आप अपनी क्लास को रेगुलर देखिए, सॉल्व करिए। और कुछ दिक्कत होती हो तो तुरंत कमेंट करें, ताकि मैं आपको आने वाली क्लासेस में क्या करूं? उसको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो चलिए, आई होप, मैं समझता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आजकल आप लोग कमेंट बढ़िया से नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूं। ठीक है भाई, मत करो, है ना? फिर हम भी देख लेंगे। चलिए ठीक है, तो ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।